बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से न ले। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। अयोध्या में हुई बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा का दौर अभी भी जारी है। वहीं अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर हुई समीक्षा बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से न ले। जो सच में सज्जन हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। महिला डॉक्टर को साइबर ठगों ने बनाया शिकार। नोएडा में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 49 में रहने वाली महिला डॉक्टर से जालसाजों ने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते से 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगे। महिला डॉक्टर पर अनजान नंबर से फोन आता है कि आपका पार्सल मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और उसमें अवैध दस्तावेज और 5 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है। ऐसे में आपको हम डिजिटल अरेस्ट करते हैं या तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। ऐसे में सामने बैठे जालसाज अपने आप को मुंबई पुलिस कमिश्नर बताता है। बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना पुल गिरा। सीवान में गंडक नहर पर बना पुल शनिवार 22 जून को अचानक टूटकर ध्वस्त हो गया। पुल का एक पिलर गिरा और कुछ ही मिनट में धड़ाम से ब्रिज पानी में समा गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुल ध्वस्त होने का वीडियो बना लिया जो वायरल हो रहा है। ये घटना दारौंदा प्रखंड की रामगढ़ा पंचायत की है। अभी 5 दिन पहले ही अररिया में भी पुल गिरा था। बताया जा रहा है कि पटेड़ा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर यह पुल काफी पुराना बना हुआ है। बीते वर्ष ही नहर का निर्माण कराया गया था। संजय सिंह की बीजेपी को नसीहत। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए एक्स पोस्ट में लिखा था कि भाजपाइयों सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में 240 पर पहुंचे हो, अगली बार 24 पर आ जाओगे। अपनी सरकार की चिंता करो, वो जल्दी ही गिर जाएगी। उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूँ। बॉम्बे एससी पहुंचा वायकर की जीत का मामला। हिंदू समाज पार्टी के उम्मीदवार भरत शाह ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से निर्वाचित शिवसेना के रविंद्र वायकर की शपथ को रोकने की अपील लोकसभा महासचिव से की है। शाह ने मतगणना में गड़बड़ी और अवैधानिकता का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों को अमान्य घोषित करने की मांग की है। वायकर ने शिवसेना के अमोल कीर्तिकर को केवल 48 वोटों से हराकर यह चुनाव जीता। आम जनता पर बड़ी महंगाई की मार। देश में लोकसभा चुनाव के बाद महंगाई एक बार फिर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। आम आदमी की थाली से दाल सब्जी गायब होती नजर आ रही है। दूध और दही के दामों में पहले ही बढ़ोतरी हो गई है। दाल के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। आलू और टमाटर के दाम भी बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी के साथ साथ महंगाई ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। दूध दही के बाद सब्जियों में 40% से लेकर 70% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आलू 80 रुपए के 5 किलो मिलते थे, अब 150 रुपए के 5 किलो मिल रहे हैं। टमाटर पहले 30 रुपए किलो थे, अब 50 रुपए किलो हैं। भिंडी पहले 30 रुपए किलो थी, अब 50 रुपए किलो है। हरा धनिया पहले 30 रुपए किलो था, अब 200 रुपए किलो है। एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी पर आरटीआई में बड़ा खुलासा। नीट यूजी परीक्षा 2024 रिजल्ट विवाद के बीच के एनटीए पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, लेकिन आरटीआई के गोपनीय दस्तावेज सामने आए हैं। इनमें एनटीए के प्रमुख रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जोशी का संघ परिवार और बीजेपी के दिग्गज नेताओं से संबंध और बड़े पद पाने के आरोप भी लग चुके हैं। इस नियुक्ति पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को बताया तानाशाह। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है और चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला साध रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक और तीनों
पूर्व निर्दलीय विधायकों पर बीजेपी की राजनीतिक मंडी में बिकने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री को तानाशाह बता रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को तानाशाह करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से ही तीनों निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। यूसुफ पठान ने खटखटाया गुजरात एचसी का दरवाजा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद यूसुफ पठान ने गुरुवार को बड़ौदा नगर निगम की ओर से जारी उस नोटिस के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें निगम के स्वामित्व वाली एक जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। पठान ने अपनी याचिका में कहा है कि चूंकि मामला 10 साल से अधिक पुराना है और संबंधित भूखंड भी उनके कब्जे में है, इसलिए बीएमसी को उन्हें अतिक्रमण हटाने और निगम के स्वामित्व वाली जमीन छोड़ने का नोटिस देने के बजाय कारण बताओ नोटिस जारी करके एक मौका देना चाहिए था। ईपीएफ के ब्याज पर टैक्स छूट खत्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 के पहले आम बजट के लिए स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा कर रही हैं, तो प्री बजट मीटिंग में शिरकत कर रहे लोग बजट को लेकर अपनी मांगों की फहरिस्त वित्त मंत्री को सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में बिजनेस चैम्बर फिक्की ने वित्त मंत्री से कर्मचारियों द्वारा ईपीएफ खाते में योगदान से प्राप्त इंटरेस्ट इनकम को टैक्स फ्री रखने के लिए सालाना कंट्रीब्यूशन की लिमिट को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने या फिर इस सख्त नियम को ही खत्म करने की मांग की है। पाकिस्तान में सब कुछ होगा प्राइवेट। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान के लोग भी इससे खासा नाराज हैं। लोगों को लगता है कि सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद सब कुछ और भी महंगा हो जाएगा। इस पर एक शख्स ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद सरकार के पास पैसा तो आएगा, लेकिन जो खरीदेगा वो मनमानी करेगा और चीजों के रेट बढ़ा देगा, जिसका बोझ जनता के ऊपर जाएगा। यूएनएचआरसी में कश्मीर को लेकर रोने लगा पाकिस्तान। कर्ज के जाल में फंसे और चीन के इशारे पर काम कर रहा पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। हालांकि उसे भारत के अधिकारियों के सामने मुंह की खानी पड़ रही है। अब फिर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है, तो भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश विभाग की अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कि इस देश का काम ही आतंकवाद का निर्यात करना है। यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ साथ कई मुस्लिमों का दमन होता है। पाकिस्तान को अपना घर में ध्यान देना चाहिए। हिंदुजा फैमिली की बड़ी मुश्किलें और पति हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को जिनेवा स्थित अपने विला में घरेलू कर्मचारियों का शोषण करने के लिए स्विस अदालत ने 4 से 4.5 साल की सजा जेल की सजा सुनाई है। हालांकि उन पर अदालत ने मानव तस्करी के आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल भारतीय मूल के टाइकून प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी, बेटे और बहू पर अपने नौकरों की मानव तस्करी के आरोप थे। ये सभी भारतीय थे। ये नौकर हिंदुजा परिवार के जिनेवा में उनके झील के किनारे विला में काम करते थे। यमन की जेल से ब्लड मनी देकर रिहा होंगी नर्स। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया को छुड़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भारत सरकार ने रिहाई के संबंध में मनी ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। भारतीय दूतावास के माध्यम से $40,000 की राशि संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाएगी। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली प्रिया को 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था। उन्हें देश से भागने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। बाद में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अब निमिषा प्रिया के केस में ब्लड मनी देकर मौत की सजा को टाला जा सकता है। रूस ने यूक्रेन पर फिर दाग दिए 9 क्रूज मिसाइल। रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस युद्ध को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर पहली बार 3 टन का फैब 3000 बम का इस्तेमाल किया है। वॉर जोन की रिपोर्ट के अनुसार फैब 3000 रूस के सबसे विस्फोटक बमों में से एक है। अब यूक्रेन से जो वीडियो आए हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि रूस ने फैब 3000 M54 का इस्तेमाल किया गया है। इन बमों के जरिए 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।